नवंबर 2022 सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है ईपीएस के कंट्रीब्यूशन को लेकर। 15,000 की सीलिंग जो 2014 में तय की गई थी, इसको हटाकर एक एम्प्लॉय अपने एक्चुअल बेसिक और डीए के कंपोनेंट के ऊपर अपना ईपीएस कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करवा सकता है और इसके हिसाब से उसको पेंशन मिलेगा। भाई पहले तो बड़े उमंग और उल्लास की लहर दौड़ जाती है, ऐसा लगता है सरकार ने कोई बड़ा गिफ्ट दिया है। मगर जैसे जैसे लास्ट डेट आती जा रही है, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनती जा रही है, एक डायलेमा की स्थिति बनती जा रही है कि प्रैक्टिकली ये कितना सटीक है कि वो पैसे जो हमारे ईपीएस में नहीं गए मगर ईपीएफ में गए, और उस ईपीएफ पे इस भारत सरकार ने जो सबसे ज़्यादा गारंटेड इंटरेस्ट रेट दिया और वो भी टैक्स फ्री दिया, उस रेट के ऊपर कैलकुलेट होता रहा, एक्यूमुलेट होता रहा। और जो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग हमने किताबों में पढ़ा है आज तक, उसका असली स्वाद हमने ईपीएस में ही चखा। क्यों? ऐसी कौन सी इन्वेस्टमेंट है जिसको आपने 20-25 साल होल्ड किया है, मगर बाय फोर्स आपने ईपीएफ को होल्ड किया और इस मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग के कारण आपके कंट्रीब्यूशन हज़ारों से लाखों में बदल गए और लाखों से करोड़ों में बदल गए। और ये जो करोड़ों का कॉर्पस है ये आपको दिया गया और कहा गया कि ले जी ले अपनी ज़िंदगी बेटा, और इसको अपने मुताबिक, अपने ज़रूरतों के मुताबिक, अपने ख्वाहिशों के मुताबिक खर्च कर। और इसके आपने विकल्प ढूंढे और बहुत सारे लोग इसको बड़ी अच्छी से चला भी पा रहे हैं। तो ये कुल मिला के अगर पूरी स्थिति को देखा जाए तो एक ऐसी स्थिति बन रही है कि ये ईपीएफओ को हमने ये सारा जो मैजिक और कंपाउंडिंग के साथ जो मेरा पैसा एक्यूमुलेट हुआ है, इसको हम वापस करेंगे पहले। इसके बाद वही पैसे हमें टुकड़ों में काफ़ी सालों तक मिलते जाएंगे और इसके बाद उस पर एक एक्चुअल इनकम शुरू होगा। अब इस बात को और गहराई से समझते हैं। देखिए, एक फिनेंशियल प्लानिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है आईआरआर। आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब होता है कि आपने कितने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं और कितने पैसे आपको वापस मिले हैं, कितने सालों में मिले हैं, और उसको अगर परसेंटेज के रूप में जब दर्शाया जाता है तो वो उसका आईआरआर होता है। जितने भी अन्युटी प्रोडक्ट्स हैं, अन्युटी का मतलब क्या होता है? कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपको इनकम दे स्प्रेड इनटू ए नंबर ऑफ ईयर्स। तो जितने भी अन्युटी प्रोडक्ट्स हैं वो दो कैटेगरी के होते हैं, एक जिसमें कैपिटल का रिफंड होता है और एक जिसमें कैपिटल कॉन्फिस्केट हो जाता है। तो जहाँ पे भी कैपिटल कॉन्फिस्केट हो जाता है उसकी आईआरआर जितनी दिखती है उतनी होती नहीं। उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए है और 10% एक काफ़ी अट्रैक्टिव गारंटेड सोवरेन ब्याज उस पर मुझे मिलना शुरू हो जाता है, और फिर ये कहा जाता है कि भाई जब तक जीवित रहोगे तुम्हें दूंगा और तुम्हारे बाद ये पैसे गवर्नमेंट के कोष में जमा हो जाएंगे। अब अगले 10 सालों तक अगर 10-10 लाख रुपए मुझे मिलते रहते हैं और 10 साल ही मेरी ज़िंदगी रहती है तो मेरा आईआरआर ज़ीरो हो गया। क्यों ज़ीरो हो गया? कि 1 करोड़ तो मेरे ही थे और 10 लाख करके सरकार ने मुझे 10 सालों में दे दिए और वो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही वापस हो गया। और सबसे बड़े मज़े की बात या दुर्भाग्य की बात है कि जो मुझे सरकार ने पेंशन दिया उस पर 30% का मैंने टैक्स भी भर दिया। तो एक्चुअली तो जो मेरा पैसा था वो 10 साल में भी पूरे ना हुए, 12 साल 13 साल में पूरे हुए, और 10 साल में मैं अगर निपट गया तो मेरा तो नेगेटिव रिटर्न आ गया, और 12-13 साल अगर रह भी गया तो मैंने ज़ीरो रेट पे ही अपने इन्वेस्टमेंट को लगा दिया। आप देखिए, एक रिटायरी पोर्टफोलियो के 3 फीचर्स होने चाहिए जो काफ़ी क्रिटिकल है। पहला फीचर ये लिक्विड होना चाहिए, दूसरा फीचर ये टैक्स इफ़िशिएंट होना चाहिए, और तीसरा फीचर ये रिटर्न ओवर इन्फ्लेशन या एट पार विथ इन्फ्लेशन देना चाहिए, सो दैट जो आपका नेटवर्थ है वो कम से कम प्रिजर्व रहे। अब इन 3 तराजुओं पे अगर आप ये सीपीएस पेंशन की स्कीम को तोलेंगे तो सबसे पहले उठाइए लिक्विडिटी। तो भाई साहब, लिक्विडिटी तो इसमें बिल्कुल ज़ीरो ही हो गई, क्योंकि आपने जो एक मुश्त रकम मैजिक और कंपाउंडिंग के साथ वापस मिले थे इतने सालों के, वो तो आपने वापस कर दिया, और वापस करके 10-12 सालों तक तो वही टुकड़ों में वापस लेते रहे। और लिक्विडिटी की ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है, ऐसा बताने के लिए एक पुरानी कहावत है, आपको बस याद दिला दो, 1 in the hand is better than 2 in the bush।
हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर रिस्क हमने अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया है, मगर अगर रिस्क मैनेज हो ही जाए तो फिर रिस्क ही ना रहे। आप देखिए एक PSU एम्प्लॉइज़, एक BHEL, इंडियन ऑयल, NTPC, सबके पास ECHS की सुविधाएं मौजूद हैं और हमें लगता है मेडिकल के अनलिमिटेड खर्चे तो हमारा सरकार ही भर रही है, तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। मगर ये एक थ्योरी है, इसके एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखो। क्या आपने उन परिवारों को देखा है जहाँ पे किसी को कोई अगर क्रिटिकल इलनेस लग गई तो कितने पैसे उनके खर्च हुए और कितना पैसा उनके CGHS स्कीम ने दिया? भाई साहब, मेडिकल की कॉस्टिंग तो 30-40% ही होती है। ईश्वर न करे ऐसी आपदा आने पे जो बाकी 60 से 70% का जो खर्चा है वो तो आपके लाइफस्टाइल के फ़र्क का होता है। वो कहीं बाहर के शहरों में रेफ़र कर दिया तो वहाँ जाने का, होटल बुकिंग का, ट्रैवलिंग एक्सपेंस का, एक अटेंडेंट का एक्सपेंडिचर का, बाद में एक नर्स रखने का। आई एम जस्ट पुटिंग थिंग्स इनटू योर थॉट पर्सपेक्टिव सो दैट यू कैन टेक अ राइट डिसीजन। और ये सारी बातें कोई हवा की नहीं है। हमारे जैसे लाखों लोगों में, हज़ारों लोगों में कुछ ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ऐसी विपत्तियां झेली हैं और जो झेल रहे हैं। सो फाइनली द मनी विच इज़ लिक्विड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिटायर्ड लाइफ. Now, after keeping the capital liquid, you think of getting the cash flow out of that which you can consume, and while taking the cash flow, if the capital also grows, that means your net worth is preserved. यहाँ बढ़ाने की बात नहीं कह रहे हैं। अरे आपने रिटायरमेंट के वक्त अगर 3 करोड़ का फिनेंशियल एसेट का आपका नेट वर्थ है तो 10 सालों बाद आपका क्या 3 करोड़ ही है वैल्यू के मुताबिक, वो क्योंकि 3 करोड़ का वजन बाजार में तो 1.5 करोड़ रह जाएगा। तो अगर आपके पैसे डबल ना हुए कैश फ्लो लेने के बावजूद तो आपका नेटवर्थ 50% तो ऐसे ही आधा हो गया। तो आप अपने नेटवर्थ को प्रिजर्व तो तभी कर पाएंगे जो इन्फ्लेशन की 6-7% की एवरेज जो रेट है इन्फ्लेशन का, इसके ऊपर आपका जो निवेश है आपको रिटर्न दे टैक्स काटने के बाद। तो लिक्विडिटी तो समझ आ गई, टैक्स इफिशिएंट कितना है। तो भाई साहब अपने ही पैसे हमने पहले EPFO को वापस कर दिए, उसके बदले में हमें EPFO एक मंथली कंपोनेंट शुरू कर दिया, उस कंपोनेंट के ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स देना चालू कर दिए और वो टैक्स एज पर माई टैक्स स्लैब है, तो टैक्स इफिशिएंट तो रहा ही नहीं। टैक्स इफिशिएंसी के लिए और भी विकल्प हैं बाज़ार में, उसको हम समझते नहीं हैं तो समझ सकते हैं, और नहीं समझ आता है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। जिस तरीके से अपने हेल्थ का गार्ड करने के लिए हम डॉक्टरों का चुनाव करते हैं, अपने वेल्थ को गार्ड करने के लिए फाइनेंशियल डॉक्टर्स का भी चुनाव करना पड़ेगा। अब हमने लिक्विडिटी देख लिया, इसकी टैक्स इफिशिएंसी देख लिया, अब रिटर्न भी देख लेते हैं। तो रिटर्न जो चमत्कारी रिटर्न दिख रहे हैं कि मेरे को 20 लाख में 50,000 आ रहा है, सबसे पहले तो आपके पेंशन के ऊपर से टैक्स का कंपोनेंट माइनस कर दो। टैक्स का कंपोनेंट जब आपने एक बार माइनस कर दिया तो इस बात को समझ लो कि ये तो CR रामचंद्र जी बताएंगे कि आपका रिटर्न कितना रहने वाला है, आप कितने साल इस ज़िंदगी में इस धरती पे रहने वाले हैं, आपके बाद आपकी वाइफ कितने साल रहने वाली है। ये जब नंबर ऑफ ईयर्स CR रामचंद्र जी बता देंगे तो इसके बाद आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में एक्यूमुलेट करके आप फिगर आउट कर सकते हैं कि फाइनली रिटर्न क्या मिला आपको। हो सकता है मेरी बातें आपको बायस्ड लग रही हो, आपको इंटेंशनल लग रही हो, मगर देयर इज़ नो वन साइज विच कैन फिट फॉर ऑल। इन बातों को गहराई से सोचिए। अपने फिनेंशियल डिसीजंस का 5वें साल में 10वें साल में क्या इम्पैक्ट होगा, इसको विजुअलाइज आप नहीं कर पाएंगे। इसको विजुअलाइज या तो आप 10 साल पहले जो लोग रिटायर हुए हैं उनकी सहायता से कीजिए, और अगर वो आपके संपर्क में नहीं है तो ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो कम से कम 100 परिवारों से जुड़े हैं, जिनके क्लाइंट 60 के भी हैं, 70 के भी हैं, 90 के भी हैं, तो उनसे संपर्क करके आपको कुछ स्थिति की जानकारी ज़रूर मिल जाएगी। बने रहिए, ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, चर्चाएं करते रहेंगे। आपका कुछ और ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।